We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful, and American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. वेलकम दोस्तों, ये जो हमारा एपिसोड है वो इस पे है कि यूरोप का अब क्या भविष्य है। क्या यूरोप अपने तेवर बदलेगा? क्या यूरोप एक फिर से हार्ड पावर बनेगा? तो आप दो चीजों पे गौर कीजिए। आज माइक कार्नी ने एक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत जबरदस्त स्पीच दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देखो, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम पुरानी दुनिया में वापस चले जाएंगे, जिसमें हम सब एक वेस्टर्न अलायंस था बहुत ताकतवर, और अमेरिका जो था वो ग्लोबल हेजेमोन था और अपने पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करता था दुनिया के लिए। यानी कि पब्लिक गुड्स का मतलब ये है कि जो पूरी दुनिया के लिए गुड्स हों, यानी कि सी लेन्स की सेफ्टी और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी और यूएन और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की फाइनेंसिंग, जिसमें यूएस का सबसे बड़ा हाथ था, और इस तरह की चीजें कि हम अगर कोई किसी कंट्री को इन्वेड करेगा तो अमेरिका उसको रोकेगा, बॉर्डर्स चेंज नहीं होने देगा, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जैसे 90s और 2000s में होता था। तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया तो वो दुनिया नहीं आएगी वापस। हमें पता है कि वो दुनिया भी कोई ऐसा नहीं था कि बिल्कुल रूल्स बेस्ड थी। जो ताकतवर था उसका फिर भी वर्चस्व था, जो कमजोर था उसकी नस्ल के या रंग या ईमान धर्म के बलबूते पे भेदभाव होता था। माइक कार्नी कह रहे हैं, पर वो आज से तो फिर भी बेहतर था। पर वो कह रहे हैं कि वो वापस नहीं आएगा और हमें तैयारी करनी चाहिए। हमें मतलब जो हम मिडिल पावर्स हैं, जैसे कनाडा है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, और हमें अपने बीच में मार्केट्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि टैरिफ्स होंगे अमेरिका के मार्केट में। तो हमें अपने बीच में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी करने चाहिए और खुद अपने आप को मिलिटरीली ताकतवर बनाना चाहिए। अगर आपको याद होगा, मैंने यही बातें कही थी जब एक अर्लियर वीडियो बनाया मैंने वेस्टर्न अलायंस के अंत पे, खात्मे पे, और फिर मैंने एक और बनाया था वीडियो एआई के ऊपर, एआई की जो वेपन्स आने वाले हैं, जो एक नई एआई की वॉरफेयर और वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। तो इसी तरह से ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, इसमें मेरा प्रेडिक्शन ये है कि यूरोप, जिसका जीडीपी तकरीबन अमेरिकन जीडीपी के से 20-25% ही कम है। यानी अमेरिका का जीडीपी जो है वो इस वक्त $32 ट्रिलियन है। जो आपको दिख रहा है ये जीडीपी पर कैपिटा था, अब आपको जीडीपी दिख रहा है। यूएस जीडीपी 32 ट्रिलियन के करीब है, यूरोप का 26.5, यानी कि सिर्फ 5-5.5 ट्रिलियन का फर्क है। यानी कि सिर्फ समझिए दोनों के बीच में मुश्किल से 20%, 15-20% का फर्क है। तो यूरोप यानी कि काफी अमीर है। और आप देखिए फिर उससे कम है चीन 18.5 ट्रिलियन पे, फिर इंडिया है सिर्फ 3.7 पे, और रूस है 2.5 पे। यानी कि यूरोप काफी अमीर है। यूरोप में मैंने यूके और यूरोप दोनों को मिला दिया है। यानी कि अगर चाहे ईयू प्लस यूके तो काफी ताकत जनरेट कर सकता है, क्योंकि आबादी के मामले में भी आबादी यूरोप की जो अमेरिका से भी ज्यादा है, 500 मिलियन से भी ज्यादा है, यानी 50 करोड़ से भी ज्यादा है, और यूएस की आबादी सिर्फ तकरीबन 33-34 करोड़ है। तो अगर आप डिफेंस एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी जाएं तो यूरोप का डिफेंस एक्सपेंडिचर अमेरिका से सिर्फ 30% कम है। यानी अमेरिका का डिफेंस एक्सपेंडिचर तकरीबन
900 बिलियन 1 ट्रिलियन है, तो यूरोप का भी यूके का मिला के 690 बिलियन यानी कि तकरीबन 700 बिलियन, 30% तकरीबन कम है यूएस से बस। और चीन का कम है और 300 बिलियन है। पर जैसे मैंने बताया था 300 बिलियन में चीन को ज़्यादा मिलता है क्योंकि चीन में तनख्वाहें कम है, फौज की भी और आर-एन-डी की भी। और यूरोप और अमेरिका में जो है वो तनख्वाहें ज़्यादा है। तो चीन को और चीन का इंटरनल सिक्योरिटी पे भी उतना ही खर्चा है जितना एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे, 300 बिलियन करीब। तो चीन जो है वो 300 बिलियन से काफ़ी ज़्यादा खर्चता है सिक्योरिटी पे और काफ़ी ताकतवर भी है। अगर आप इंडिया को भी देखें, तो इंडिया का तकरीबन 80 बिलियन के आसपास है और रूस का 150 बिलियन है। यानी रूस जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है अपनी सिक्योरिटी पे, 8% के करीब। और वो जंग की वजह से भी, पर वैसे भी अमन भी जब होता है तो 4-5% खर्च करता ही है रूस। रूस सबसे ज़्यादा खर्च करता है डिफेंस पे, क्योंकि जीडीपी छोटा है तो हायर परसेंटेज खर्च करना पड़ता है। पर मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यूरोप अगर चाहेगा तो बस 30% कम है डिफेंस एक्सपेंडिचर में अम, और जीडीपी में भी सिर्फ कोई 15-20% कम है अमेरिका से। तो यूरोप अगर चाहे तो बहुत जल्दी अपने आप को ताकतवर बना सकता है, हथियार बना सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है, सिपाही इंक्रीज़ कर सकता है। पर डिफेंस में एकदम से कुछ नहीं होता क्योंकि असला और टेक्नोलॉजी जमा करने में वक़्त लगता है। यूरोप के पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी है, यानी कि यूरोप के पास बोइंग भी है, सॉरी यूरोप के पास एयरबस भी है, जो सिर्फ़ बोइंग को टक्कर दे सकता है। और यूरोप के पास बहुत सारी वेपन्स इंडस्ट्रीज़ हैं, राइन मेटल और क्रुप्स और बहुत सारी बढ़िया बीएई सिस्टम्स है इंग्लैंड में। तो बहुत सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूरोप के पास है, पर यूरोप को थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा वक़्त लगेगा। इसीलिए यूरोप ज़्यादा घबरा रहा है, क्योंकि अभी यूरोप को कम से कम 7, 8, 10 साल लग सकते हैं अपने पाँव पे खड़े होने में और मिनिमम 5-6 साल तो लगेंगे ही। तो यूरोप नहीं चाहता कि अमेरिका की छत्रछाया से बिल्कुल हट जाए क्योंकि उसको ये एक्सपीरियंस हो रहा है यूक्रेन के केस में। अब अमेरिका ने अपना हाथ रोक लिया ट्रम्प ने यूक्रेन के केस में। तो पहले यूरोप और यूएस दोनों मदद कर रहे थे यूक्रेन की, तब यूक्रेन अच्छा कर रहा था रूस के खिलाफ। अब यूक्रेन जो है वो दब रहा है क्योंकि यूरोप पूरा नहीं कर पा रहा अमेरिका की भरपाई। हालाँकि अमेरिका अब भी हथियार बेचने को तैयार है, पर वो खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए और फिर अपनी तरफ से भी कुछ असला देना है, तो वो यूरोप कर नहीं पा रहा पूरी तरह से। तो यूरोप को ये प्रेशर फ़ील हो रहा है कि भई कल को जो मेरी राय में गलत है कि रशिया कहीं चढ़ाई ना कर दे। क्योंकि रशिया की अब हालत खुद इतनी पतली है कि रशिया अभी किसी पे चढ़ाई नहीं कर पाएगा। वो अपने आप को ही मुश्किल से सँभाल पाएगा अगले कई साल तक। क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज ट्रम्प कह भी रहे थे डावोस में कि पर डे 30,000 सिपाही लूज़ हो रहे हैं। अब वो क्लियर नहीं है कि वो 30,000 सिपाही रूस के हैं या रूस और यूक्रेन के मिला के हैं। पर अगर मिला के भी हैं तो उसमें ज़्यादा रूस के ही मर रहे हैं। क्योंकि रूस ही अटैक कर रहा है तो अटैकर के ज़्यादा मरते हैं और मेरे ख़्याल से ट्रम्प जो थे वो सीआईए का जो इंटरनल कैलकुलेशन है उसके ऊपर उसके बेसिस पे कह रहे थे। तो क्योंकि उनको रिपोर्ट आती होंगी एनएसए से और उनको आती होगी रिपोर्ट सीआईए से, तो वो कह रहे थे कि हर महीने 30,000 के करीब, जिसका मतलब ये है कि साल के 3 लाख कैजुअल्टीज़ हैं यूक्रेन में। तो अब आप सोचिए 4 साल से ये जंग चल रही है। तो इसका मतलब है टोटल कैजुअल्टी जो है वो 12 लाख के करीब है, 1.2 मिलियन। तो बहुत बड़ी जंग हो चुकी है यूक्रेन में। और तो रशिया इस हालत में नहीं है कि यूरोप पे इन्वेज़न करेगा या डराएगा, पर फिर भी यूरोप को डर लगता रहता है और ख़ास तौर से वो जो छोटे-छोटे मुल्क हैं, जो रशिया के बॉर्डर के पास हैं, यानी बाल्टिक मुल्क जो हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया, उनको डर लगता रहता है। कुछ जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे पोलैंड है। पोलैंड ताकतवर है, तो रशिया वहाँ तो घुसेगा नहीं। और यूरोपियंस को ये लगता है कि भई अगर लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया पे रशिया घुसा, तो हम शायद ना सँभाल पाएँ, हमें अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी, वरना वो तीनों तो अ, रूस हथिया लेगा। मुझे नहीं लगता कि रूस की इस वक़्त या अगले 10 साल तक भी कोई ऐसी हालत होने वाली है।
रूस डिक्लाइन पे ही है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि इट्स अ डिक्लाइनिंग पावर, क्योंकि पॉपुलेशन भी घट रही है, जीडीपी में कोई चीज नहीं है पेट्रोलियम के अलावा तो एक्सपोर्ट कर सकता है। और पुतिन के बाद स्टेबिलिटी का भी इशू आ जाएगा, क्योंकि जब एक आदमी 25-30 साल रह चुका होता है और कोई नॉमिनेटेड सक्सेसर नहीं है और इतना बड़ा फैला हुआ मुल्क है। पहले भी ये हुआ है कि रशिया में जब प्रॉब्लम्स आई थी 1991 में, तो साइबेरिया का कुछ हिस्सा उसके गवर्नर जो था वो ब्रेक अवे करने की कोशिश कर रहा था। और पहले भी ऐसा हो चुका है, जब रशियन रेवोल्यूशन हुई थी 1919 में, कुछ रशिया के पार्ट्स ने ब्रेक अवे किया था। तो रशिया खतरे में ही है। और अब क्योंकि इकोनॉमी पे भी इतना जबरदस्त झटका लगा है और एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा है, तो ज्यादा तो इनकम है नहीं, और इंपोर्ट सिर्फ चाइना से कर पा रहा है क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो एक तरह से रशिया पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि माल भी चाइना को बेचता है अपना पेट्रोल का, और खरीदता भी ज्यादातर चीजें चाइना से। एक तरह से आप कहें कि एक पिट्ठू सा बन के रह गया है चीन का, और ये हालत बदतर होती जाएगी वक्त के साथ साथ। और पुतिन भी जवान तो हो नहीं रहे, उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, तो आसार कोई ऐसे है नहीं। फिर भी यूरोपियंस घबरा रहे हैं, पर मेरा ये प्रेडिक्शन है कि यूरोप अब और नहीं घबराएगा। यूरोप अब अपनी जमा पूंजी और ताकत इस्तेमाल करेगा हार्ड पावर के लिए, यानी कि मिलिट्री पावर अपनी इंक्रीज करेगा और एआई में भी घुसेगा अच्छे से। और आप देखेंगे कि यूरोप एक अलग ब्लॉक बन जाएगा, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका के वेपन्स तो अफोर्ड नहीं कर सकता, और हिंदुस्तान जो है उसको चीन बेचेगा नहीं हथियार, क्योंकि अब एआई के हथियार जो होंगे वो चीन अपने लिए रखेगा। और रशिया जो है वो चीन पे निर्भर है, तो यानी कि रशिया के हथियार भी हमें नहीं मिल पाएंगे, और रशिया के जो हथियार होंगे रशिया खुद शायद चीन से लेगा, चीन से कोलैबोरेट करेगा, क्योंकि रशिया के पास भी एआई नहीं है, सिर्फ चीन के पास है उस लेवल की एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो रशिया भी चीन पे निर्भर हो जाएगा, तो हमें चीन बेचने नहीं देगा हथियार। चीन हम एआई के हथियार ना खुद बेचेगा ना रशिया को बेचने देगा। तो हमें यूरोप पे निर्भर होना पड़ेगा, और यूरोप, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, वो ईस्ट एशिया के साथ मिल जाएगा, यानी जापान और साउथ कोरिया, क्योंकि इनके पास भी जीडीपी है, टेक्नोलॉजी है, पैसा है। ये भी मिल के, ताइवान, ये सब मिल जाएंगे यूरोप से, और ये मिल के फिर हथियार बनाएंगे। ये एक थर्ड ग्रुप बन सकता है। अब ये हो सकता है कि ट्रम्प के बाद अगला प्रेसिडेंट जो है वो फिर से वेस्टर्न अलायंस को रिवाइव करने की कोशिश करे और इन लोगों के साथ मिलके ही हथियार बनाए। पर अब ये लोग पूरी तरह से भरोसा नहीं करेंगे अमेरिका पे। अब ये लोग कुछ अपना भी इंतजाम करेंगे। पहले की तरह नहीं रहेगी दुनिया ट्रम्प के जाने के बाद भी, चाहे अगर कोई नया प्रेसिडेंट ऐसा आए भी जो वेस्टर्न अलायंस को फिर से, नेटो को फिर से ताकतवर करना चाहता है। तो एक तरह से ट्रम्प ने अपनी जगह तो बना ली है इतिहास में। ग्रीनलैंड उनको मिले ना मिले, उन्होंने वेस्टर्न अलायंस की ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी चेंज कर दी है, और जो वैसे भी होने ही वाला था, क्योंकि अमेरिका की पब्लिक भी अब ज्यादा बाहर के खर्चे उठाना नहीं चाहती जंग के और अलायंस के। तो ये कोई ना कोई प्रेसिडेंट तो करता ही, तो एक तरह से ट्रम्प ने वो किया है काम। तो मेरा ये कहना है कि आप देखते रहिए, मेरा शो सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए आगे आगे होता है क्या। मेरा तो यही प्रिडिक्शन है कि अब यूरोप भी हार्ड पावर बनने वाला है, 5 से 10 साल लगेंगे। शुक्रिया।